बीपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन ने आपके एग्जाम्स को यूपीएससी के नजदीक ला दिया है। एग्जाम्स के पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है उसको यूपीएससी के नजदीक ला दिया, उसके क्लोज कर दिया है, जिसके वजह से जो पहले के तरीके से पढ़ रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन फंस रहा है, रुक रहा है। तो उसी गैप को पूरा करने की कोशिश में मैं लगा हूँ, और आपको जो बता रहा हूँ उसको सिर्फ आप करते जाएंगे तो आपका पीटी का रिजल्ट बिल्कुल हो जाएगा 17वीं में। यहाँ देखेंगे कि मैं जो लाया हूँ वो क्या है। तो जो बजट है, भारत का बजट 2024-25 का, उसका जो है पूरा सार है। तो एक छोटे से सेशन में हम पूरा सार को देख लेंगे, और इससे प्रश्न बहुत अच्छी तरह से बनेगा। इसे देखने के बाद उसे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप, यानी कि इस बजट में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। उसके लिए चार जो मेजर कास्ट हैं, कास्ट यहाँ लिखने, यहाँ पे कास्ट पे नहीं जाना है, आपको जाना है चार फैक्टर, फोर मेजर फैक्टर पे क्या क्या है जिसपे फोकस किया गया है इस बजट में। तो वो है आपका, पहला है गरीबी। यहाँ देखेंगे गरीबी, गरीबी पे फोकस किया गया है, महिलाओं पे फोकस किया गया है, युवा पे फोकस किया गया है, और अन्नदाता पे फोकस किया गया है। यहाँ पे इनका इंग्लिश वर्जन भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से सॉलिड ऑप्शन बन रहा है। गरीब को पुअर बोला गया है, महिलाएं के लिए वीमेंस, युवा को यूथ, और अन्नदाता जो है वो फार्मर। अन्नदाता के लिए फार्मर वर्ड जो है इंग्लिश का वो इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से ऐसे एक प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किन पे इस बजट में फोकस नहीं किया गया है। तो एक ऑप्शन दे देगा जो इस चार में से नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं भारत का बजट। आगे देखेंगे कि बजट का मुख्य विषय, यानी कि बजट का थीम क्या था। तो बजट का थीम था, ये चार थीम था। पहला है आपका रोजगार। बजट के थीम में पहला है रोजगार। दूसरा है कौशल प्रशिक्षण, यानी कि स्किलिंग। तीसरा है MSME, ये जो मध्यम वर्गीय जो उद्योग है वो है। और चौथा जो है मध्यम वर्ग, यानी कि ये जो है मिडिल क्लास। यानी कि ये चार थीम है, इनके ऊपर ही फोकस करते हुए बजट को तैयार किया गया है। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, यानी कि इसमें से क्या क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत, तो इसका जो है मेन है कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को लाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो उसमें है क्या कि परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, वो जो फैक्टर है उसके अंदर उसकी चर्चा यहाँ पे कर दिया है। परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा। आत्मनिर्भरता में यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए इसपे प्रोडक्शन पे, इसकी उत्पादकता पे ध्यान देना है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति, यानी कि जो नेशनल कोऑपरेटिव जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया है। सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए। और सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। उपज के संग्रहण पे, भंडारण पे, विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि सब्जी उत्पादन में ये सब चीजें हैं जो तुरंत खराब होने लगती है। तो इसका अगर सही तरीके से संग्रहण और भंडारण और विपणन नहीं किया गया, ये अर्थशास्त्र के टर्म है, यानी कि अच्छे से उसको स्टोर नहीं किया गया, अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, उपभोक्ताओं तक सही समय में नहीं पहुंचाया गया, तो वो खराब हो जाते हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया गया है। नई किस्मों को शुरू करना, किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जन्माल किस्में जारी की जाएंगी, ऐसा इस बजट में कहा गया है। तो आत्मनिर्भर के लिए कौन कौन से फसलों पर फोकस किया गया, यह ध्यान रखेंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी।
प्राकृतिक कृषि पे ध्यान दिया गया है, नेचुरल फार्मिंग पे। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। झींगा उत्पादन और निर्यात। झींगा की खेती झींगा की खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डीपीआई डीपीआई अर्थात डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण, जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना। तो इन सब बातों का इसमें समावेश किया गया है। विकसित भारत के लिए प्राथमिकता, प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। रोजगार को लेकर के वर्तमान में सरकार की आलोचना होती रहती है, तो इस बजट में इस पे फोकस किया गया है। पीएम पैकेज, रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं हैं। पीएम पैकेज, ये ध्यान रखेंगे, ये नाम याद रखेंगे, पीएम पैकेज। पीएम पैकेज सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 माह का वेतन। 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 माह का वेतन। इसमें से 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। तो आप जो है ये अमाउंट जो है ना 15,000 रुपया का, ये ध्यान में रखेंगे। ये पूछा जा सकता है, पीएम पैकेज जो है रोजगार एवं स्किल में ना, ये इसका ये 15,000 का जो अमाउंट है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगा। इससे 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की आशा है। स्कीम बी क्या कहता है, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार का सृजन। ये जो था योजना, स्कीम ए था फर्स्ट टाइम, और स्कीम बी है सेकंड, और स्कीम सी है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो ये 3 चीज ऐसे याद रखिए, 1, 2 और 3। पहले क्या किया जाएगा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 माह का वेतन। उसके बाद क्या है, पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबंध। प्रथम 4 वर्ष में हस्तांतरण के लिए विशिष्ट प्रणाली पीएफ हस्तांतरण के लिए कर्मचारियों ने दोनों को प्रोत्साहन 30 लाख युवाओं को लाभ। और फिर तीसरी बार में जो उसको एम्प्लॉय रख रहा है उसके लिए सरकार नियोक्ताओं के लिए हस्तांतरण के लिए 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह का प्रतिपूर्ति करेगी। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी के सुविधाजनक बनाना तथा शिशु गृह की स्थापना करना। सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण, इससे प्रति वर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। कौशल प्रशिक्षण कार्य, पीएम पैकेज 4 योजना जो है उसमें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परि परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग के कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय वस्तु फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या क्या है जो पीएम पैकेज जो है ना 4 योजना, इसमें से कौन कौन सी योजना है। पीएम पैकेज रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजना, ओके, ये ध्यान में रखेंगे। मैचिंग करने के लिए भी दे सकता है, क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है, तो मेन मेन बातों को आप ध्यान रखेंगे। और पीएम पैकेज 4 योजना जिसमें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। विकसित भारत के लिए जो प्राथमिकताएं हैं वो उसमें आगे क्या आ रहा है, तो समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, पूर्वोदय विकास भी विरासत भी। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों को सृजन करने के पूर्वी क्षेत्र को प्राकृतिक निधि संपन्न योजना, इसमें यहाँ पर ध्यान देंगे पूर्वोदय, पूर्वोदय यानी विकास भी विरासत भी, विकास भी विरासत भी। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए योजना है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि बिहार इसमें शामिल है। इन चारों स्टेट का नाम याद रखेंगे। बिहार एक्चुअली यहाँ पूरा डिटेल में नहीं है क्योंकि ये पीपीटी है, तो आपको बहुत सी चीजें लग रही होगी अधूरी अधूरी, क्योंकि ये पीपीटी है तो पीपीटी में पूरा डिटेल से चीजों को नहीं रखा जाता है। तो जहां जहां जो प्रश्न बन रहे हैं उसको मैं ध्यान में दे रहा हूँ। ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और वहां से आप फिर इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बना लेंगे तो लास्ट टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और आपके स्कोर बढ़ जाएंगे।
तो कौन कौन से शामिल है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, तो ये ध्यान में रखेंगे। इंडस्ट्रियल नोड एट गया, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसका नोड कहाँ पे विकास किया जाए? नोड मतलब एक तरह से उसका ये कर लीजिए, उसका मुख्यालय एक तरह से बोल लीजिए उस क्षेत्र का, उस चूंकि यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिसाब से है, तो यह जो है हमेशा वो अ, एक हाईवे जैसी जो संरचना प्रोजेक्ट होती है उसके ऊपर होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। गया ये जो है बिहार से जुड़ा हुआ है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इस बार बिहार के संदर्भ में बहुत सारी चीजों की घोषणा की गई है। महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसमें 63,000 गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, जिसमें 5 करोड़ जनजातीय लोग शामिल होंगे। इन सब चीजों को ना ध्यान में रखना है। ये पूरी सार जो है ना यहाँ पे आपके सामने मैं रख रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आएंगे। होता क्या है, जो पुराने हैं, जो हमारे साथ बने हुए रहते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो समझते हैं, अगर उन्होंने पिछली बार पेपर दिया है तो। जो नए आते हैं ना वो टिकते नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ सिखाने आया हूँ, मैं कॉमेडी करने नहीं आया, ताकि आपको इससे इंटरटेनमेंट हो। तो आपको पेशेंस रख के सुनना है, जो बता रहा हूँ उसे राइट डाउन करना है, एक नोट बनाना है। फिर मजा आपको, हंसी तब आएगी जब आप पेपर में स्कोर ज्यादा करके आएंगे। तो स्टडी ऐसी ही होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वित्त वर्ष 24-25 में 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। ये अमाउंट आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली आंध्र प्रदेश जो है फाइनेंशियली रूप से दिवालिया हो चुका हो राज्य है। तो और उनकी चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने केंद्र सरकार को समर्थन भी दिया हुआ है, जिनके समर्थन से सरकार केंद्र में बनी हुई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता जो है वो दिया जाए, की गई है। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करना, ये भी याद रखेंगे, पोलावरम सिंचाई परियोजना। ऐसे ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आ जाते हैं, दे देगा कि कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश से है। अब इस चीजों को देखते हैं आप, लूसेंट और उस क्राउन जैसे बुक्स में लगे हुए हैं, और जहां ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो नई चीजों की बजट जो है वो एक तरह का करंट अफेयर है, करंट चीजों से जुड़ी हुई है। और जब ऐसे प्रश्न आता है तो आप फिर चक्कर खाने लगते हैं कि ये कहाँ से आ गया, और आपसे वो छूट जाता है। तो पढ़ने का तरीका बदलिए, अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा कीजिए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर कोफार्ती नोड में और हैदराबाद बेंगलुरु रोड पर ओरावकला नोड में पानी, बिजली, रेल और आवश्यकता संस्था, ये जो नोड दिया है ना, जैसे गया नोड, ओरावकल नोड, ये सबको लिख लेना है आपको नोटबुक में कि विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर ये है, और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर पे ये है, और अमृतसर कोलकाता पे गया। विकसित भारत के लिए जो प्राथमिकता है उसमें विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण और सेवाओं के लिए उसमें क्या क्या है? तो विनिर्माण के क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, एमएसएमई के ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल है। ट्रेडर्स में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा, खाद्य अविकरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां। मुद्रा ऋण, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। 20 लाख रुपया कर दिया गया। स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई के ऋण की सहायता। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क, ये ध्यान रखेंगे, 12 औद्योगिक पार्क वीजीएफ सहायता के साथ पीपीपी मोड में औद्योगिक कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप आवास के साथ किराया अवसान, घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीइंग अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन, दिवालियेपन समाधान में गति लाने के लिए अधिग्रहण और अपील अधिग्रहण सुदृढ़ करना, अधिग्रहण संपादित करना। इंटर्नशिप अवसर जो है, इसमें क्या है, पीएम पैकेज की 5वीं योजना, 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना। सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रतिमाह 5,000 रुपये का भत्ता और 6,000 रुपये की एककालिक सहायता दी जाएगी। तो पीएम पैकेज की 5वीं योजना। अब जो है विकसित भारत की प्राथमिकताओं में जो शहरी विकास है, इसमें क्या क्या किन किन चीजों पे फोकस किया गया है? तो ये है आपका स्टाम्प ड्यूटी है, स्ट्रीट मार्केट है, ट्रांजिट उन्मुख विकास है, और जल प्रबंधन है। स्टाम्प ड्यूटी, महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।
चयनित स्ट्रीट मार्केट में चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना की परिकल्पना। ट्रांजिट उन्मुख विकास में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के ट्रांजिट उन्मुख विकास। और जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं तथा विश्वसनीय परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए उपलब्ध करना। ये सब चीज को एक बार पढ़ लीजिएगा। मेरा वीडियो बनाना कि हर चीज मैं आपको सिखा नहीं दूंगा, सिर्फ मैं उन सेक्शंस को आपके सामने ला दे रहा हूँ आंखों के सामने, कि जिसे आप देख करके खुद से अपने आप को तैयार करें, उससे नोट बना सके। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने वो चैप्टर वो चीज ला दे रहा हूँ जो जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे। पढ़ना और तैयार करना ये आपकी जिम्मेवारी है। आवास संबंधी आवश्यकता है। पीएम आवास शहरी योजना शहरी 2.0 10 लाख करोड़ का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्यम आवश्यकता पूरी होगी। अधिक उपलब्धता के साथ कुशल तथा पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए सामर्थ्यकारी नीतियां। अब विकसित भारत के लिए जो प्राथमिकताएं हैं उसमें ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र के लिए क्या है, तो ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल की बात की गई है। भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास। पम्प्ड स्टोरेज प्रणाली, बिजली भंडारण, नवीनीकरण ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सहज के लिए। एयू-एससी ताप विद्युत संयंत्र, एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। इसका नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप ना इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से पढ़ करके नोट बना लीजिएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस पे ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें जहां मैं टिक आउट कर दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वहां से प्रश्न बन सकते हैं। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक प्रति माह। ये ध्यान रखिए, 300 यूनिट तक प्रति माह 1 करोड़ घरों की मुफ्त बिजली। किसके क्षेत्र में ये बात कही गई है? ये बात हो रही है हमारी ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं जो है उसमें ऊर्जा सुरक्षा के लिए अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से मेन जो बात है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देने की बात की गई है और 300 यूनिट तक प्रति माह जो है बिजली मुफ्त देंगे। अगला है अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या बात की गई है, तो अवसंरचना के लिए एक फिगर याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग फिगर है 11-11-111, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 1 है, यानी कि 11,11,111 रुपये का प्रावधान किया गया है। ये कितना है? जीडीपी का 3.4% है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बजट यानी कि 2024-25 के बजट में भारत सरकार ने 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि जीडीपी का 3.4% है। ये जितने भी अमाउंट है ना वो करोड़ में है, लाख करोड़ में है। इसे आप 11,11,111 मत पढ़िएगा, 11 लाख में कुछ नहीं होने वाले, एक छोटी सी सड़क भी नहीं बनेगी। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुफ्त ऋण रूप में 1 लाख करोड़। ये फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासिक सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए पीएनजीएसवाई की चरण 4 शुरू किया जाएगा। चलिए, इसमें से ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अमाउंट है इंटरेस्टिंग है, ये पूछा जा सकता है। सिंचाई एवं बाढ़ उपशमन, कोसी मेची अंतर्राज्यीय, अभी देखिए ये बिहार से आ गया, इसे आप याद कर लीजिएगा। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की अनुमति तथा वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। असम, सिक्किम, उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण पूर्वास के लिए सहायता, क्योंकि भूस्खलन से बारिश के बादल फटने से हिमाचल प्रदेश पिछले महीनों में बुरी तरह से वो तबाह हो गया था। अवसंरचना के अंदर ही जो पर्यटन का जो सेक्टर है उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। ये वीवीआई है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, यह सेक्शन वीवीआई है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के मॉडल पर किसका किसका? तो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, ये दो अलग अलग है और का विकास किया जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए भी आप
के लिए व्यापक विकास। अब इसमें क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि राजगीर जो है किन किन धर्मों का धार्मिक स्थल है, किन किन धर्मों का, तो हिंदू, बौद्ध, जैन इस तरह के विकल्प देकर के बनाए जाएंगे। राजगीर जो है किन किन धर्मों के लोगों का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, तो इस तरह से ये ऑप्शन में आएगा, तो याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास, यानी कि नालंदा के लिए भी इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। ओडिशा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी, वन्य जीव अभ्यारण्यों, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य, मनोरम समुद्र तट के विकास के लिए सहायता। नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, यानी कि इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या बात की गई है, तो मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान। अंतरिक्ष व्यवस्था, 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाना है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कितने का फंड, तो 1,000 करोड़ रुपए का। विकसित भारत के लिए जो आगे की प्राथमिकताएं है वो अगली पीढ़ी के सुधार के लिए है, जिसमें क्या क्या है, तो ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य है। सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार, जैसे आदमियों का जो आधार कार्ड होता है उसी तरह से भूमि का आधार कार्ड बनाया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। शहरी क्षेत्र में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी। जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनॉमी, जलवायु अनुकूलन और उपशमन से संबंधित निवेशों को उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। एफडीआई और ओवरसीज निवेश क्या है, तो एफडीआई को सरल करने और ओवरसीज निवेश के लिए भारतीय रुपये को अवसर बढ़ावा देने की प्रक्रिया का सरलीकरण। एनपीएस वात्सल, अवयस्कों के लिए माता पिता द्वारा अनुसंधान की योजना। डाटा संचालन में सुधार, आंकड़ों और सांख्यिक संग्रह संस्करण और प्रबंधन। नई पेंशन संगत समस्याओं समाधान और आम नागरिक हितों के रक्षा के लिए राजकोष से दूसरा बनाने के लिए एक समाधान निकाला जाएगा। इट्स ऑल आर फ्यूचर इंटेंसिव प्रोग्राम। मजबूत आर्थिक आधार, चालू घाटे में डाटा के थ्रू अपने बता रहे हैं कि हमने क्या कैसे परफॉर्मेंस दिया है या क्या ये अचीव किया है फाइनेंशियली। तो चालू खाता, जैसा कि आप चार्ट देख रहे, ग्राफ देख रहे, घाटे में सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के विकास दर 8.2% रही, ये आपको याद रखना है। अब धीरे धीरे आपको बात समझ में आने लगेगी कहाँ से प्रश्न पूछते हैं। और जो चीज मैं दिखा रहा हूँ इसको आप जब पेपर में जब आप आंसर के लिए क्लेम करते हैं ना कि ये गलत ऑप्शन दे दिया, बोर्ड ने गलत आंसर दिया है, तो इसको जब आप प्रेजेंट करेंगे तो इसे कोई नहीं काटेगा, क्योंकि ये भारत सरकार का पीपीटी है, मैंने नहीं बनाया है। ये डेटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसे इंडिया का कोई भी कोर्ट वैलिडिटी प्रदान करेगा। तो आप ऑथेंटिक सोर्स पढ़ के जाएंगे। वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2% रही, ये याद रखेंगे। विस्तारणीय पीएमआई इंडेक्स, एस से भी ये सब काम करने लगे। जीडीपी के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय घाटे में कमी होकर के क्या गई, इन्होंने दिखाया कि 21, 22, 23, 24 में कहाँ आ गई, घटते घटते तो 5.6 पे आ गई है। 24 में 5.6 पे आ गई है। मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, 2023 का डाटा दिखा रहे 5.4 पे आ गई है। कर प्रस्ताव, अब देखिए कर जो टैक्स होता है जो हम लोग भरते हैं टैक्स, उसको जो है सिंप्लीफाइड किया इन्होंने। ये बता रहे हैं कि आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की जाएगी। धर्मार्थ संस्थाएं एवं टीडीएस का सरलीकरण, मुकदमेबाजी और अपील, यानी सबको ये सरलीकरण करेंगे। कर आधार में वृद्धि करेंगे, यानी कि जो टैक्स स्लैब है उसको मॉडिफाई करेंगे। क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क के प्रस्ताव, व्यापार में आसानी, शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने, विवादों को कम करने के लिए संरचना की व्यापक समीक्षा। सीमा शुल्क में परिवर्तन, लाभ पाने वाले क्षेत्र, कैंसर के 3 दवाइयों पर सीमा शुल्क में पूर्णतः छूट है। मोबाइल फोन, मोबाइल पीएसबी चार्जर बिजली घटाकर 15%, सोने चांदी सीमा शुल्क घटाकर 6%, प्लेटिनम पर 6.4%, झींगा और फिश फीड पर बीसीडी घटाकर 5% और सोलर सेल और पैनलों के निर्माण के अधिक वस्तुओं पर छूट। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क पूर्णतः छूट। इसमें से आपको जो याद करने वाली चीज है ना, वो पूछे जाने की जो संभावना है वो ये है, एक है सोने, एक जो है सोना और दूसरा है आपका झींगा का जो फिश फीड है। नेक्स्ट चलेंगे, प्रत्यक्ष कर का जो प्रपोजल जो इन्होंने रखा है, अनुपालन का डायरेक्ट टैक्स जो जो जिसमें आता है आपका इनकम टैक्स,
अनुपालन का बोझ कम करने के लिए उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना, पूंजीगत लाभ को तक, ये सब बहुत सी चीजें जो है ना आपको समझ में नहीं भी आ सकती है, क्योंकि ये जो है आर्थिक टर्म है, शब्दावली है। अगर उसको एक शब्द को आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तब फिर ये समझ में आएगी, लेकिन पीटी में बिना समझे भी आप डेटा के थ्रू आप रिजल्ट ला सकते हैं। तो डेटा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, फिगर्स आपको याद रखने हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि लाभ 20% कर लेगा, ये सब नहीं पूछेगा। जहां पूछेगा उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल कर समाप्त कर दिया गया है। आप जानते हैं एंजल क्या है? एंजल का उपभोग नियम। एंजल का उपभोग नियम आपने पढ़ा होगा। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अत्यधिक सरल व्यवस्था, विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दर प्रावधान, विदेशी कारपोरेट दर घटाकर 35% कर दी गई। विदेशी कंपनियों पर ये डेटा आपको याद रखनी है, ये डेटा आपको याद रखनी है। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट दर जो है घटाकर कितनी कर दी गई है? 40 से घटाकर 35 कर दी गई है, तो ताकि रोजगार बढ़ सके, निवेश बढ़ सके। निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। नई कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। अब उसमें बता रहे हैं कि नई कर व्यवस्था से जो पुरानी व्यवस्था थी उसको छोड़ के आप नई कर व्यवस्था अपनाएंगे तो मैक्सिमम 17,500 तक का बचत हो सकता है, तक की बचत हो सकी है। मैंने फाइल किया है न्यू के हिसाब से, तो मुझे भी आई थिंक 11-12 के आसपास बेनिफिट उसमें मिला है। तो नई कर व्यवस्था को सरल बनाना, इसमें देखेंगे नई कर व्यवस्था क्या है। तो 0 से 3 लाख तक का जो ये स्लैब आपको ध्यान में रखेंगे, ये स्लैब पूछा जा सकता है, ये स्लैब पूछा जा सकता है। जहां जहां जो पूछा जा रहा है उन सब चीजों को मैं टिक आउट कर दे रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। पूरा वीडियो देखना जरूरी है। शून्य जो है 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0। 3 से 7 में 5%, 7 से 10 में 10%, 10 से 12 लाख में 15, और 12 से 15 लाख अगर आपकी इनकम हो रही है तो 20% आपको देना होगा, और एबव 15 मोर देन 15 लाख जो है वो 30% देना होगा। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानना कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जब आप सर्विस में आ जाएंगे ना, और अगर इनकम टैक्स में आएंगे, सपोज आपकी सैलरी आ रही है इसमें 3 से 7 लाख में, तो 0 से 3 लाख तक की शून्य है। अगर आपकी टोटल सैलरी आ रही है 3,75,000, तो 3,75,000, 75,000 की एक्स्ट्रा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी, तो ओवरऑल आपका फिर से हो जाएगा शून्य, क्योंकि 3 लाख तो ऐसे शून्य, और 75 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपकी सैलरी है 3,75,000 साल भर की, तो फिर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इस तरह का है वो टैक्स का जो नियम होता है उसमें कैलकुलेट करते हैं। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती जो है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। ये सब चीजें याद रखेंगे। पेंशन, फैमिली पेंशन पर कटौती जो है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। अब जो है मेन डाटा, ये जो है आपको तो बहुत ध्यान से देखना है कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ को जाता है। रुपया कहाँ से आता है, इसमें से पूछेगा कि सबसे ज्यादा कहाँ से है, या कोई एक उठा करके दे देगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस चार्ट में आपको साफ क्लियरली पता चल रहा है कि सर्वाधिक कहाँ से आता है। ये ध्यान रखिए कहाँ से आता है। कलर चेंज करना पड़ेगा, ये हम कलर ले लेते हैं रेड। तो कहाँ से आता है? तो उधारी एवं अन्य देता देता है 27। ये जो चार्ट है आप याद रखिएगा, उधारी एवं अन्य देता है। ओके, जो सरकार है वो उधार भी लेती है, तो उससे इतने आ रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा फिगर कहाँ दिख रहा है? ये आयकर। तो ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से भारत सरकार को रुपया सर्वाधिक आता है, उनको राजस्व ज्यादा मिलता है। बजट 2024-25 के अनुसार आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी, निगम कर, ऐसे दे देगा ऑप्शन में। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से मार देंगे। आयकर 19%, अगर ये रहेगा तो ये दे देंगे। तो इसलिए चार्ट में से सारे डेटा आपको याद होना चाहिए। जीएसटी से 18%, इससे पूछ दे सकता है कि जीएसटी से कितना आ रहा है। जीएसटी एवं अन्य कर से 18%। निगम कर, ये जो है 3-4 जो है ना, ये महत्वपूर्ण है। निगम कर, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद, आयकर, और ये सीमा शुल्क से 4%। तो ये फिगर जो है याद कर लीजिएगा। रुपया कहाँ जाता है, यानी कि जब पैसा आ गया भारत सरकार के पास तो वो कैसे खर्च करती है, कहाँ कितना खर्च करती है। तब इसमें फिर से एक बार डाटा नजर डोलाएंगे तो सबसे बड़ा फिगर जो है दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 21%। कर एवं शुल्क में राज्य की हिस्सेदारी, जीएसटी में जो जाता है तो जी सारा पैसा आ जाता है केंद्र के पास,
और फिर उसमें से राज्य का कितना है उस हिस्से को वापस वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है उसके बजट के लिए। तो कर एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा कितना है? 21%। यानी कि 100 रुपया यहाँ जमा हुआ तो 21 रुपया राज्यों को देना पड़ेगा। उसके बाद वित्त आयोग और अन्य अंतरण, वित्त आयोग ने जो है ना डिफाइन किया हुआ है कि किसको कितना देना है, उसमें से उसके हिसाब से उसमें 9%। केंद्र प्रायोजित योजना, जैसे भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है भारत के विकास के लिए, उनके जनता के विकास के लिए, तो उन योजनाओं पर कितना खर्च कर दिया तो 8%। अन्य व्यय 9%, पेंशन पे 4%, पेंशन पे 4%। ब्याज भुगतान, जो भारत सरकार लोन लेती है अलग अलग संस्थाओं, वर्ल्ड बैंक जैसे, एशियाडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस सब से, तो उनको ब्याज भी भरना पड़ता है। तो उस ब्याज भुगतान में इनका 19% चला जाता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर 16%। और जो सब्सिडी जो बोलते हैं फ्री बीज, यानी कि जो मुफ्त की राबड़ी, जो हमेशा इलेक्शन में चर्चा, सब्सिडी 6%, सब्सिडी 6%। रक्षा 8%। ये सब डेटा आप याद रखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरह भारत सरकार अपने पैसे को अलग अलग मदों पे खर्च करती है। प्रमुख मदों के लिए व्यय, अब इसमें यहाँ पे क्या किया है कि इन्होंने अपने चार्ट के थ्रू जो है मेन मेन जो आइटम्स है ना उसको अमाउंट में दे दिया कि सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्च किया प्रमुख मदों में। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में भी दे दिया जा सकता है सर्वाधिक पैसा कहाँ पे खर्च किया। तो इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला नंबर पे आप देख रहे हैं कि रक्षा है, उसमें कितना दिया है तो 4,54,773 करोड़। तो ये फिगर इतना याद नहीं रखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे ये कि रक्षा है, उसके बाद ग्रामीण विकास है, उसके बाद कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप है, उसके बाद गृह है, उसके बाद शिक्षा है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार है। इससे यह पता चलता है कि भारत सरकार का ध्यान किस ओर है, किस पे, क्या स्वास्थ्य पे है, स्वास्थ्य पे है, ऊर्जा पे है, समाज कल्याण पे है, सब नीचे आ गया। हर साल देखेंगे तो ये जो है अलग अलग होता है, चेंज होते हैं। किसी साल शिक्षा पे ध्यान ज्यादा होता है, किसी साल स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च होते हैं। जैसे कोविड के बाद वाले समय में देखेंगे तो वहाँ स्वास्थ्य पे ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। जो छोटे छोटे प्राइमरी हॉस्पिटल थे उनको बड़ा करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इस तरह से। तो ये हो गया। अब देखेंगे कि प्रमुख जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, उसके आवंटन है। तो यह जो है बहुत ही चर्चित योजनाएं होती है, उसको यहाँ पे पीपीटी में दिखा रही है भारत सरकार, जिसमें से आप ध्यान रखेंगे कि मनरेगा जो है, मनरेगा वाली जो है, क्योंकि ये जो है बजट आवंटन 23-24 में 60,000 था, और वर्तमान में जो है ये फिगर आप सिर्फ याद रखेंगे कि ये कितना है तो 86,000। सारे करोड़ में है, याद रखेंगे करोड़ में है। 86,000, 24-25 के बजट में मनरेगा में कितने तो 86,000 करोड़, ये याद रखेंगे। अनुसंधान रिसर्च और डेवलपमेंट में 1,200 करोड़। अब जो विकसित देश होते हैं उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएस, जापान वगैरह का ज्यादा होता है, क्योंकि हम अभी रोजी रोटी, रोटी कपड़ा और मकान में उलझे, तो हमारा जो है बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम होता है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पे जो है 2,228 करोड़। औषध उद्योग के लिए पीएलआई में, ये फिगर ध्यान रख लीजिएगा। अब सेमीकंडक्टर का विकास हम डिस्प्ले निर्माण, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आपको पहले आया हुआ है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है, गुजरात में, आपने पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो वहां से मिल जाएगा। यहाँ बजट का आवंटन दिखा रहा है, इस तरह हो गया। प्राप्तियां यानी कि रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। आगे के सेशन में मैं जब बिहार का बजट बताऊंगा तो ये सब बता दूंगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। एक्चुअली ये बजट के दो पार्ट हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू होता है, एक कैपिटल होता है। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, और उसके दो चीज होती है, एक रिसिप्ट होगा, एक एक्सपेंडिचर होगा। तो रेवेन्यू का भी रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू का भी एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल का भी रिसिप्ट होगा, कैपिटल का भी एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट अकाउंट जो होती है, भारतीय लेखा को 3 अकाउंट में उसको रखा जाता है, उसके मनी को, एक कंसोलिडेट फंड ऑफ, कंसोलिडेट फंड में, कंटीजेंसी फंड में, और तीसरा जो होता है वो है पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से वो दिया गया है। आर्टिकल 266 का 1, 266 का 2 और 267। तो इस तरह से आपने ये हमारा सेशन देखा और ये कंप्लीट हुआ। सबसे बेटर है कि इसे आप क्या करेंगे, इसका नोट बना लेंगे, इसके डाटा को खुद से लिख लेंगे। प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं नहीं छूटने दूंगा। थैंक्स।